नमस्कार, आप सभी का हम बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं शक्ति कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बढ़ते कदम नर्सिंग व्यवसाय की ओर विषय पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिकाओं को के योगदान को इस क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर अगर हम नर्सिंग व्यवसाय की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में ये व्यवसाय सबसे ऊपर यानी सबसे टॉप का माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि न केवल इसमें लागत कम है बल्कि इसमें भविष्य के लिए करियर के लिए जो संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी महिला दोस्त इस क्षेत्र के साथ जुड़कर इस क्षेत्र की ओर अपने कदम बढ़ाकर अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शमा लोहमी, जो कि शिमला में ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रिंसिपल के हैसियत से कार्यरत हैं। डॉक्टर शमा लोहमी, नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानती हैं कि आज का हमारा विषय है बढ़ते कदम नर्सिंग व्यवसाय की ओर, लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी जोड़ना चाहते हैं कि महिलाएं कैसे अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले अपने महिला दोस्तों के लिए कि सशक्तिकरण क्या है। हम जहाँ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट तो आएगी जब हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी रहेगी जी। और जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये तो अगर हिस्ट्री भी देखें भारतवर्ष की तो औरतों के पास शक्ति रही है, डिसीजन मेकिंग उनके साथ रही है। हम देखें रानी लक्ष्मीबाई, तो कैसे वो युद्ध में लड़ी अंग्रेजों के साथ, अहिल्या होलकर और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास हम बोल सकते हैं कि हाँ उनमें वो शक्तिशाली रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पावर देने से कोई पावर आ जाएगी, हमें उस काबिल भी बनना है कि हम उस शक्ति को ग्रहण कर सकें। और वो तभी होगा अगर हम एजुकेशन दें लड़कियों को और एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनमें हो और इसके अलावा सोशल स्टेटस उनका स्तर बढ़े, पॉलिटिकल, क्योंकि काफ़ी डिसीजन जो है हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं। तो अभी भी जैसे पॉलिटिकल डिसीजन बहुत सारे औरतों की फेवर में हो रहे हैं, जैसे कि हर उसमें फील्ड में उनके लिए कुछ रिजर्वेशन दी जाती हैं। और इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल ऑल्सो कि हाँ जी उनको साइकोलॉजिकली भी उनका स्टेटस जो है उनको महसूस होना चाहिए कि हाँ हम सशक्त हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। जी, तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि हमें हर तरह से अपने आप को सशक्त करने की और हमारी सोच भी उस तरह की होने की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन अगर हम नर्सिंग व्यवसाय को इसके साथ जोड़ते हैं तो महिलाएं कैसे इस व्यवसाय के साथ जुड़ सकती हैं, कैसे सशक्त कर सकती हैं। तो इस बात पर आने से पहले, इस प्रश्न पर आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नर्सिंग क्या है, ये क्षेत्र क्या है। नर्सिंग क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम जो सोचते हैं कि हॉस्पिटल में कार्यरत हैं तो हम मरीजों की को मेडिसिन देना, उनकी केयर करना, हम इसमें एक टर्म यूज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरी तरह से वो डिपेंडेंट होता है। तो जो काम वो खुद नहीं कर सकता तो नर्सेज उसके लिए वो सारा काम करती हैं। और इसके अलावा ये है कि वो है हॉस्पिटल तक लिमिटेड, लेकिन नर्सिंग क्षेत्र जो है हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम अब सोचें तो प्रिवेंशन में भी नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योंकि अभी हम बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि खाली पेशेंट की केयर करना, हम बोलते हैं बीमारी ना होने देना। अब एक बार बीमारी हो गई उसकी तो केयर है, उसकी जरूरी है। और इसके अलावा ये भी है कि कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन हो, क्योंकि घर में पेशेंट कितना कंफर्टेबल है। तो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसका डायग्नोस होता है, घर में चला जाता है, तो होम नर्सिंग भी होनी चाहिए। तो नर्सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हॉस्पिटल से बाहर भी। जी, बहुत सारी बातें आप बता रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, जिससे हमें पता चला कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सशक्त कैसे कर सकती हैं। और दूसरी बात हमने जानी कि जो नर्सेज हैं उनका रोल केवल हॉस्पिटल तक नहीं बल्कि उसके बाहर भी उनकी भूमिकाओं का दायरा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम नर्सिंग कोर्स की बात करते हैं तो ये कोर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारी महिला दोस्त हैं उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से बताएं। जहाँ हम नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग तो जब से मानव इस धरती पर आया नर्सिंग तो है, बिकॉज हम एक टर्म यूज करते हैं नर्सिंग मदर। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी केयर करती है, हम उसको नर्सिंग मदर बोलते हैं। और महिलाएं जो है शुरू से ही परिवार में
बहुत केयरिंग रही है। जब अपनी सास की केयर करना, ससुर की केयर करना, पति की केयर करना, बच्चों की केयर करना, देखभाल करना और इवन खान पान का सारा देखना, वो सब औरतों पे ही निर्भर करता है। तो ये तो नर्सिंग तो रही, लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसके साथ आया, जो कि 1820 में पैदा हुई थी और वो एक बड़ी अच्छी रॉयल फैमिली की थी। उन्होंने इसको नर्सिंग को एक प्रोफेशन बनाया है। तो वो इसलिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो पहले ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती थी कि कुछ भी स्किल सीख लिया और नर्सिंग में जो भी है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस की बात करते हैं, दाई ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस तो बहुत सालों से, जब हम अगर हिस्ट्री देखें भारत की, तो काम करती रहे, होम डिलीवरी करती थी, बच्चे की केयर करती थी, फैमिली एडवाइजर भी वही होती थी। उसके बाद उनकी भी फॉर्मल ट्रेनिंग हो गई, अभी भी उनकी ट्रेनिंग चलती है। इसके अलावा फिर ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की ट्रेनिंग, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जो गांव के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ANMs या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो हैं, ट्रेनिंग के बाद वो काम करते हैं सब सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मोस्टली। तो गांव की एक पॉपुलेशन को कवर करते हैं, जहाँ वहाँ बोलते हैं देयर इज नो डॉक्टर, वहाँ पे वो पूरी पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इसके अलावा जो है फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो गया, जो 3 साल का प्रोग्राम है, जो 12वीं के बाद कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा के बाद भी जॉब का बहुत स्कोप है। हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कहीं भी क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो वो BSc नर्सिंग भी 2 साल की आगे कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स है, जो 10+2 के साथ 12वीं के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है एंड 4 साल की BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के बाद अभी MSc नर्सिंग भी है, 2 साल का प्रोग्राम, जिसमें आगे अलग अलग स्पेशलिटीज भी हैं, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बहुत सारी फील्ड हैं स्पेशलिटीज में। इसके अलावा कुछ साल पहले एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर। वो भी BSc नर्सिंग के बाद है कोर्स, 2 साल का। तो इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, जो कि बाकी कंट्रीज में बहुत सालों से चला हुआ है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की, डेवलप्ड नेशंस की बात करें, वहाँ इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन इंडिया में वो कॉन्सेप्ट जो है नया है। इसके अलावा MSc नर्सिंग के बाद PhD नर्सिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज आजकल नर्सिंग रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारी महिला दोस्त चाहें, हालांकि आपने कहा कि +2 के बाद भी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर BSc की हो तो उसके बाद तो बहुत सारे स्कोप उनके लिए खुल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको वो ज्वाइन करके अपने लिए बेहतर भविष्य चूज़ कर सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से हमारी महिला दोस्त को, जो कि उन दोस्तों को जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहती हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बहुत फ़ायदा उनको पहुँचने वाला है। अगर आपको नर्सिंग से संबंधित कोर्सेज की जानकारी नहीं, तो वो जानकारी आपको ज़रूर मिल गई होगी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने विस्तार से इतनी सारी बातें बताई कि आज का वो दौर नहीं है कि पहले बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रेनिंग के, बिना कोर्स के भी आप बहुत सारे काम कर लिया करते थे, लेकिन आप आज ज़रूरी है कि आप कोर्सेज करें। तो ये कोर्सेज कहाँ से हमारी जो महिला दोस्त हैं, युवा शक्ति हैं हमारी, वो कहाँ से कर सकती हैं? अभी अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में तकरीबन 50 के आसपास नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे हम अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तो हर इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कॉलेज है। इसके अलावा और भी नर्सिंग, हर स्टेट में नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ पे नर्सिंग की जा सकती है, और जॉब्स भी हैं। तो अगर जॉब्स की बात करें तो हम ये बोलते हैं खाली स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी जाकर नर्सिंग की जॉब्स ली जा सकती हैं, और अब्रॉड में भी, और इसके लिए आर्मी भी है एक। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये तो हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि अगर हमारे महिला दोस्त इससे जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ पर संभावनाएं हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे कोई दोस्त है जिसने कि +2 की है आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर, और आगे फिर कोई कोर्स करती हैं वो नर्स बनने से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और बाकी क्षेत्र में अगर वो कोर्स करती हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? अगर किसी ने 12वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम किया है, मेडिकल नहीं, तो वो डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकती है, जो 3 साल का है। लेकिन 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद भी वो BSc नर्सिंग कर सकती है 2 साल की, और फर्दर फिर MSc नर्सिंग कर सकती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ किया तो डायरेक्टली 4 इयर्स की BSc नर्सिंग में एडमिशन ली जा सकती है। जी। तो वो स्कोप की अगर हम बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तो कहाँ पर जो हमारी महिला दोस्त हैं वो जाकर अपने लिए उज्जवल भविष्य के दरवाजे खटखटा सकती हैं? एक तो जैसे हिमाचल
में तो बहुत ही ट्रेंड है गवर्नमेंट जॉब का जी। तो इसमें तो बहुत सरकारी नौकरियां निकलती हैं और अभी भी निकल रही हैं। अब आप देखो तो जगह कितने मेडिकल कॉलेजेस अब हिमाचल में ही खुल गए हैं, तो हर मेडिकल कॉलेज के साथ बड़ा हॉस्पिटल होता ही होता है, तो वहाँ पे स्कोप है। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स, जैसे एम्स में जॉब्स लेनी है, पीजीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए भी टेस्ट जो है टाइम टू टाइम होता रहता है। अभी जैसे अब टेस्ट 20 तारीख को है उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये जॉब्स हैं। इसके अलावा आर्मी का तो उसके लिए भी टेस्ट होता है। तो अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी वो टेस्ट दे सकता है और आर्मी में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की जॉब पे जा सकता है। और इसके अलावा जो है फॉरेन में आजकल बहुत स्कोप है, बिकॉज किसी ने भी डिग्री या डिप्लोमा अगर इंडिया में किसी इंस्टीट्यूशन से किया जो रिकग्नाइज्ड है बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो वो पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। तो वो कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। यूएस में आजकल थोड़ी नौकरियां नर्सेज को कम मिल रही हैं, लेकिन बाकी तकरीबन कंट्रीज में वो जाके कहीं भी एग्जाम देके नौकरी ली जा सकती है, तो बहुत स्कोप है। इसके अलावा एक और नया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ग्रेजुएशन के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नौकरियां बहुत निकल रही हैं। अभी मैं यूपी का देख रही 1600 पोस्ट है, अभी मैं हिमाचल का भी देख 700 कुछ पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की निकली हैं, जिसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। एंड जो है नर्सिस, ग्रेजुएट नर्स जो है वो एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काम कर सकती हैं। और ये जॉब्स का तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये खाली, इसके अलावा स्कूल हेल्थ नर्सेज की जॉब्स बहुत निकल रही। अब हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे स्कूल हेल्थ नर्स की पोस्ट तो एक स्कूल हेल्थ नर्स होना जरूरी, क्योंकि उसमें क्या है 9th 10th 11th 12th में स्किल डेवलपमेंट का एक दे रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ साथ उसको हेल्थ की स्किल्स बताना, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना, डायबिटीज का फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी जानकारी, हाँ किसी की फर्स्ट एड स्पेशली किसी की लाइफ सेव कैसे करनी है जब तक उसको हॉस्पिटल ना पहुंचाए। तो उसको बच्चों को 9th 10th 11th 12th में स्किल डेवलपमेंट में भी नर्सेज का बहुत रोल है, तो वहाँ पे भी पोस्टें बहुत निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्षेत्र का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो इस क्षेत्र में हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है और बहुत सारी हमारे पास संभावना है, बहुत सारी दिशाएं हैं आपको जिसका चयन अपने लिए करना है, जो कि आपको बेहतर लगती है आपके कोर्सेज और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि हमें जब भी हम अपने लिए कोई करियर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो हम उसमें अपनी रुचि भी देखते हैं, अपना शौक भी देखते हैं और अपनी क्वालिटीज़ भी देखते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला दोस्त नर्स बनना चाहती हैं तो उनके अंदर व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो होने ज़रूरी हैं कि हाँ वो नर्स बनने की योग्यता रखती हैं? अगर वैसे हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं हम बोलते भावनाओं से में बहुत जुड़ा होता है। हम बोलते हैं कि हाँ बहुत संवेदनशील हम बोल सकते हैं औरतें होती हैं, तभी बोलते हैं केयरिंग होती हैं, कंपैशनेट बहुत होती हैं। तो ये क्वालिटी तो तकरीबन हर औरत में होती है। इसके अलावा जरूरी होता है कि हाँ हमें ये देखना कि हम नर्सेज जो हैं वो हेल्दी लोगों के साथ साथ तो काम करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम करती हैं सिक पर्सन्स के साथ। हम जब बोलते बीमार व्यक्ति जो है वो तो मानसिक रूप से भी बीमार होता है, क्योंकि हम बोलते हैं अगर एक हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, और जो माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं जब हम केयर करते हैं कि बीमार व्यक्ति की, तो हम ये बोलते हैं कि वो बंदा हो सकता है मानसिक रूप से भी पीड़ा में गुजर रहा हो। तो हमें ये है कि हमें एम्पैथी होनी चाहिए कि हम ये सोचें कि अगर मैं इस जगह हूँ बीमार, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ नर्सिस से, वो कैसे केयर करें मेरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सोचना कि अगर मैं उसकी जगह हूँ, फिर अगर मेरा अपना कोई है, जैसे मेरी माँ, मेरा बाप, वो अगर कोई वो पेशेंट है तो उसकी मैं कैसे केयर करूँगी और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ नर्सिस से। तो ये बहुत है कि संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है, उसको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है उसको, बिल्कुल। और उसके अलावा हमें ये तैयारी रखनी है कि हाँ हमें ऑड आवर्स ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना है। जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो पेशेंट तो हर समय वहाँ एडमिट होते हैं, सुबह दोपहर शाम। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जो 24 आवर्स तक चलता रहता है। तो हमें तैयारी रहनी है कि हम सुबह शाम रात को ड्यूटी करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए एक ये है कि कोई दिन त्योहार नहीं है। आप दिवाली पे भी काम करने के लिए तैयार रहें, आपके घर में जन्मदिन है, हो सकता है वहाँ कोई इमरजेंसी हो, तो ये चीज़ें। इसके अलावा जो जरूरी है वो है कि रिसोर्सफुल, कि नर्सेज को रिसोर्सफुल होना चाहिए। अगर एक चीज़ नहीं तो कैसे गुजारा करना है दूसरी चीज़ से, और मिनिमम चीज़ों से हमने कैसे
मैनेज करना है हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे हमने लाइफ सेव करनी है। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो हमें एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, हमें इमोशनल होना ज़रूरी है, संवेदनशील होना ज़रूरी है, दूसरी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि बीमार एक इंसान है, पेशेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सोच भी कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त हो जाती है और वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। और आपने साथ ही साथ बताया कि जो नर्स है उसकी जो भूमिकाएं होती हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी उसको खड़े रहना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या सीमाएं हैं, मतलब एक नर्स के तौर पर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या किस किस सिचुएशन में भी खड़े रहने की स्थितियों में मैं आ सकती हूँ। कि संवेदनशील होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी कि हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी है। अब जैसे हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, हम बोलते हैं जो फुल ऑफ मिजरीज, वहाँ तो दुख ही दुख है। हॉस्पिटल ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हमें खुशी मिले, क्योंकि जो भी मरीज आते हैं वो भी दुखी हैं, उनको कुछ ना कुछ कष्ट है। इसके अलावा जो उसके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो हमें उनकी सॉरोस को करना है, लेकिन साथ साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई यंग पेशेंट है जो बेचारा बहुत ही तड़प रहा है, कोई ओल्ड पेशेंट है। उसके साथ साथ इमोशंस कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि हम पेशेंट के रिलेटिव रो रहे हैं कि पेशेंट सीरियस है, एक्सीडेंट हुआ, हमें नहीं रोना उसके साथ, हमें तो उसको सपोर्ट देना है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। कहीं को डेथ हो जाती है तो हम ऐसा नहीं कि नर्सेज इतनी वीक हो कि वहाँ रोना शुरू कर दे, हमें तो सपोर्ट देनी फैमिली मेंबर्स को, हमें उनको समझाना है कि किस तरीके से अपने इमोशंस को, तो हम फैमिली को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। जी डॉक्टर लोमी, आप बहुत ही अच्छी बातें हमें बता रही है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि बतौर कोर्सेज अगर मैं ये बात करूँ कि अगर मैंने नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर लिया है लेकिन मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती, या मुझे लग रहा है कि मैं परिपक्व नहीं हो पाई हूँ, या मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसी है कि मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, तो भी ये कोर्स क्या मुझे फ़ायदा पहुँचा सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर किसी ने नर्सिंग की है और वो जॉब नहीं कर रही, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं घर के, तो वो देखो कितनी अच्छी बात है। अगर घर में वो रह रही है तो फैमिली मेंबर्स को कितनी सपोर्ट है, क्योंकि उसको क्या घर में पता है कि हाँ अगर किसी पर्सन को कोई सिम्टम्स आते हैं तो ये किसी बीमारी के सिम्टम है। जैसे किसी को देखती है कि हाँ उसको बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, या उसका कहीं कोई जख्म है जो हील नहीं हो रहा, तो वो उसको ये पता कि शायद इसको डायबिटीज ना हो, तो वो बोले कि नहीं मैं आपका ब्लड शुगर टेस्ट कर सकती हूँ। आजकल ये टेस्ट है जो घरों में ही किए जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करना, अगर किसी को हेडेक हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको लगता है कि हाँ हो सकता है इसको हाइपरटेंशन ना हो, तो ब्लड प्रेशर चेक करके उसको रेफर करना। तो घर में बहुत कंट्रीब्यूशन। इवन कहीं घर में कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, कब कब उसको हॉस्पिटल चेकअप करवाना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन उसको लगने चाहिए, नया बच्चा पैदा हुआ है तो न्यू बॉर्न की केयर कैसे करनी है, बच्चा पैदा हो उसको जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिव, तो हम उसको मदर को एडवाइस करेंगे और प्रेगनेंसी में उसको प्रिपेयर कर देंगे कि जब यह बच्चा पैदा होगा 6 महीने तक इसको खाली ब्रेस्ट फीड ही देनी है, जिससे कि हम बोलते हैं वो बच्चे का अधिकार है, और कैसे ब्रेस्ट फीड करवानी है, और मदर को डिलीवरी के बाद कैसी डाइट लेनी है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो हम घरों में होती हैं कि सदियों से चली आई बातें हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को ये चीज़ गर्म है, ये नहीं खानी, ये चीज ठंडी है, ये नहीं, तो बहुत सारे खाने ऐसे हम उनको नहीं देते, तो हम उनको समझा सकते हैं कि नहीं ऐसे फूड फैट्स में हमें विश्वास नहीं करना, ताकि प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी डाइट दी जाए, और कितनी कैलोरीज उसको एक्स्ट्रा खानी है, कितने घंटे उसको सोना है, और डिलीवरी के बाद उसको और भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ताकि वो बच्चे को भी दूध दे रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, तो उसके लिए कितना पानी पीना है, कितना दूध पीना है, कैसी डाइट उसको लेनी है, सारी चीजें सारा को समझा सकती है। इसके अलावा घर में नहीं, पड़ोस में भी, और अपनी कम्युनिटी में जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, वो एक ऐसे सिटीजन का रोल करती है कि जहाँ हेल्थ के लिए उसको कंसल्ट किया जाता है। और वास्तविक सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से, ज़रूरी नहीं कि आप राजनीतिक या दूसरे किसी भी स्तर पर आप अपने आप को यही सशक्तिकरण है, बल्कि ये भी सशक्तिकरण है कि आप जागरूक हो जाएं, और आपकी जागरूक होने से आपके परिवार का, आपके समाज का भला हो सके, वो सशक्तिकरण सही मायने में हो जाएगा। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई मध्य वर्गीय परिवार की कोई लड़की है जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहती हैं, लेकिन उसके पास इस क्षेत्र में आने के लिए उचित मूल्य चुकाने की राशि नहीं है, मतलब शिक्षा हासिल करने के लिए, तो ऐसा कौन सा कोर्स है जो कम लागत से किया जा सकता है और फिर भी उसको वो शिक्षित कर सकता है, या फिर भी उसको संभावना
संभावनाएं उसके भविष्य के लिए खुल सकती जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा केपेबल है, होशियार है, तो एंट्रेंस टेस्ट जब जैसे होता है, चाहे पीजीआई का हो या एम्स का हो, अगर एडमिशन लेनी है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और सरकारी में खर्चा बहुत ही कम है जी। और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी है, हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है, जिस स्टेट के भी हैं बच्चे, उस स्टेट में जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन में खर्चा बहुत कम है। लेकिन अगर सरकारी में चूक भी जाता है, प्राइवेट में तो आजकल लोन्स हैं, तो गवर्नमेंट जो बैंक्स में लोन बहुत सस्ती दर पे लोन मिल जाता है। तो अभी हमारे पास भी बच्चे कुछ आते हैं जिसमें कि लोन लेके वो पढ़ते हैं, और जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो नौकरी के साथ साथ लोन उठवा सकते हैं। और क्योंकि नौकरियां तकरीबन इनमें 100% प्लेसमेंट है, आप मानोगे नहीं, प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा है कि अभी भी जैसे कोर्स खत्म होने वाला है तो मेरे को फ़ोन आते हैं मेदांता, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल कि हाँ आपके बच्चे कब कंप्लीट कर रहे हैं, हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाले हैं। तो उनको अच्छी सैलरी मिलती है और ये ऐसा है कि इमीडिएटली कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाती है और लोन को उठवा सकते हैं। जी, बस मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि जब एक स्टूडेंट अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसके बाद किस तरह से उसको जागरूक बने रहना है ताकि उसको प्लेसमेंट मिल सके। ये वही है कि मैंने जैसे बताया कि कैंपस प्लेसमेंट है। अभी देखो लास्ट ईयर कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तब भी मैंने देखा कि वो लोग ऑनलाइन इंटरव्यू बच्चों का लिया गया और बच्चों की प्लेसमेंट 100% रही फिर। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि अभी बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, डिप्लोमा वालों के भी, बीएससी नर्सिंग वालों के, तो अभी मेरे पास लिस्ट है जो हॉस्पिटल हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें नर्सेज की ज़रूरत है, तो बताओ हम कब आएँ इंटरव्यू लेने के। तो इमीडिएटली प्लेसमेंट के बाद वो लोन भी उठवा सकते हैं और घर के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है हो सकती है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो हम बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में आ जाता है, एक सोशल स्टेटस ऑल्सो कि भी हाँ वो जाके कैसे लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। जी, तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे, कार्यक्रम के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि एक युवा हमारे साथी वो नर्सिंग व्यवसाय में जुड़ गए हैं, इस व्यवसाय के अंदर मतलब आने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोर्सेज कर लिए हैं, वो कोर्सेज करने के बाद किस तरह से वो सशक्त खुद को कर सकती है, अपने परिवार को कर सकती है। वो ये है कि एक तो जॉब लेना, उसके अलावा परिवार में भी उनको एक परिवार में और कम्युनिटी में एक लीडर, क्योंकि लास्ट टाइम अभी ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का लास्ट ईयर स्लोगन था नर्सेज अ वॉइस टू हियर, तो मतलब वो है कि लीडर बनना उनको। लीडर वो तभी होंगी बिकॉज उनको उनमें स्किल है, उनमें नॉलेज है, तो वो फील्ड इतना वास्ट है ये वाला नर्सिंग का कि उनमें नॉलेज बहुत हो जाती है, इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो ये खाली हम बोलते हैं वो बीमारियां नहीं, मानसिक रोगों के लिए भी वो एडवाइस पूरी करते हैं, जिसके साथ बहुत स्टिग्मा जुड़ा है। अभी कोविड के टाइम में देखें तो कोविड में के समय में उन्होंने ये जो है हम बोलते हैं कि वॉरियर रहे, तो उन्होंने कोविड के टाइम में बहुत काम किया है। पूरे जहाँ पे परिवार वाले आगे नहीं आते थे, नर्सिस ने पूरा रोल अदा किया है और बहुत काम किया है, और पूरा नेशन उनके लिए ग्रेटफुल रहा है कि उन्होंने ऐसा रोल अदा किया है उसने। जी, बहुत अच्छी बातें आपने नर्सिंग व्यवसाय के बारे में हमारे दोस्तों को बताई। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे साथियों को बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा, बहुत सारी जानकारियाँ उन तक आज के कार्यक्रम से पहुँच रही हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कार्यक्रम के अंत में कि आप हमारे युवा साथियों को, हमारी महिला दोस्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं, किस तरह से वो अपने आप को सशक्त करें, किस तरह से इस व्यवसाय के साथ जोड़ें, किस तरह से अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाएं। व्यवसाय से जोड़ने के लिए तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है कि अगर वो नर्सिंग करना चाहते हैं तो मैं यही संदेश दूंगी कि नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और सशक्त अगर करना चाहते हैं तो वही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको अवेल करना, उसके बारे में अवेयर होना कि हमारे आसपास कितनी जॉब्स हैं और कौन सा व्यवसाय है जिसमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नौकरी मिलना बहुत ही आसान, अभी भी बहुत नौकरियां उसमें मिल रही हैं। इसके अलावा लीडर, क्योंकि आपके पास जब नॉलेज आ गई तो नेचुरली आप लोगों को लीड कर सकते हैं, लोग आपको सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे। जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी नर्सिंग व्यवसाय के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त अगर इस कोर्स को कर चुके हैं, इस कोर्स से जुड़ चुके हैं, तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जाकर आप अपने लिए जॉब का चयन कर सकते हैं, जहां पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें ये भी है जो कि महिलाओं को स्वभाव से ही कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, कि कुछ चीज़ें मिली होती हैं, वो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उनको बनाए रखना क्रिटिकल कंडीशंस में वो आपका टेस्ट है, और वो वास्तविक रूप से आप जब जॉब में हैं तो आपकी पहचान आपको दिलवाता है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर व्यक्तिगत रूप में मैं आपसे जानूं तो आप अपने आप किस तरह से अपने आप को सशक्त मानती हैं, और महिलाओं को सशक्त होने के लिए किस तरह से संदेश आप देना चाहती हैं?
मैं सशक्त ऐसे मानती हूँ कि मैं फाइनेंशियली शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ। शायद मैं 21 साल की उम्र में मेरे को नौकरी मिल गई थी और मैंने बहुत सारी नौकरी, सरकारी नौकरी भी की, प्राइवेट नौकरी की है। तो मुझे लगता है कि हाँ, डिसीजन मेकिंग में जैसे घर में कोई भी डिसीजन अपने बारे में या परिवार के सदस्यों के बारे में, उसमें पूरी भागीदारी मेरी रहती है। और परिवार के लोग भी, आस पड़ोस के लोग भी और मोहल्ले के लोग भी, कम्युनिटी में भी, वो मेरे से आके एडवाइस लेते हैं जी। तो मुझे लगता है मैं इतनी सशक्त हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं और मेरे में वो गुण हैं जो आम व्यक्ति में नहीं होते, क्योंकि मैं स्किल्ड हूँ जी। मेरे को इतना कुछ आता है जो आम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी को नहीं आता होगा, कि मेरे को लगता है कुछ एक्स्ट्रा तो हमने सीखा है आप लोगों से जी। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे महिला दोस्तों को दी बढ़ते कदम नर्सिंग व्यवसाय विषय पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महिला दोस्तों को आज के इस विषय पर विस्तार से जानकारी मिली होगी। जैसे कि आज के हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शमा ने बताया कि आप इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं और साथ ही साथ अपार संभावनाएं हैं करियर की। तो उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको लाभ मिला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।